रिकवरी दर बढ़कर हुई 91.60%। कोविड की दूसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही कई राज्यों ने शुरू की अनलॉक की प्रक्रिया। दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों में चार दीवारी या परिसर में निर्माण और उत्पादन इकाई को चलाने की छूट। हिमाचल पे भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू। उत्तर प्रदेश के 55 जिलों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी दुकानें, जबकि महाराष्ट्र में 15 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका को किया खारिज। अदालत ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना और कहा याचिका दुर्भावनापूर्ण। माली में तख्ता पलट के बाद इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ने सदस्यता से किया निलंबित। हालांकि कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया। फ्रेंच ओपन के पहले दिन बड़ा उलटफेर। पुरुष एकल वर्ग में चौथी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम और महिला वर्ग में पूर्व नंबर 1 एंजेलिक कर्बर हारकर प्रतियोगिता से हुई बाहर। पूजा रानी ने दुबई में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में जीता दूसरा स्वर्ण पदक। पूजा रानी ने महिलाओं के 75 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उज्बेकिस्तान की मावलुदा नोवलोनोवा को हराया। मैरी कॉम ने रजत पदक जीता। 15 पदकों के साथ भारत अब तक का इस स्पर्धा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। विश्व तंबाकू निषेध दिवस है आज। इस साल विश्व स्वास्थ्य संगठन की थीम है कमिट टू क्विट, यानी छोड़ने के लिए प्रतिबद्ध। धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों को गंभीर बीमारी और कोविड से मृत्यु की संभावना 40 से 50% तक जोखिम अधिक होता है जो लोग करते हैं धूम्रपान। तो आप देख रहे थे इस वक्त की सुर्खियां। अब देखते हैं देश की इस वक्त की राष्ट्रीय महत्व की क्या है बड़ी खबरें। बात कोरोना की करते हैं तो देश में कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कोरोना के 1,52,734 नए मामले बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, जो कि पिछले 50 दिनों में सबसे कम का आंकड़ा है। वहीं पिछले 24 घंटे में 2,38,000 से अधिक मरीज उपचार कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 20,26,092 है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना से 3,128 लोगों की मौत हुई है। वहीं मृतकों का कुल आंकड़ा 3,29,100 को पार कर गया है। कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 21,31,54,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 10,18,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने बताया है कि देश भर में 30 मई तक कुल 34,48,66,883 नमूनों का परीक्षण किया गया है, जिनमें 30 मई को 16,83,135 नमूनों का परीक्षण किया गया। देश के कई राज्यों में कोरोना वायरस के नए मामलों में कमी आ रही है। इसको देखते हुए राज्य अब धीरे धीरे लॉकडाउन में ढील दे रहे हैं, तो कई राज्यों ने लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का भी फैसला किया है। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में लॉकडाउन में ढील दी है, तो वहीं दक्षिण भारत और पूर्वोत्तर के कई राज्यों ने पाबंदी बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में आज से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, जिसमें 2 तरह की छूट दी गई है। इसके तहत इंडस्ट्रियल एरिया में 4 दीवारी या परिसर में मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन यूनिट को चलाने की इजाज़त होगी। वर्क साइट के भीतर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकेगी, लेकिन इन सभी गतिविधियों के दौरान कोरोना से जुड़ी सभी नियमों का पालन करना भी आवश्यक होगा, जिसमें फेस मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। वहीं वर्कर्स को ई पास के जरिए मूवमेंट की इजाज़त दिल्ली में दी जाएगी।
उधर उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी लॉकडाउन में छूट देने का फैसला किया है। लॉकडाउन में यह ढील 1 जून से लागू होगी। इसके तहत प्रदेश में शनिवार रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि 600 से ज़्यादा एक्टिव केस वाले शहरों में किसी भी तरीके की छूट नहीं दिए जाने का फैसला किया गया है। ऐसे में लखनऊ, मुरादाबाद, मेरठ समेत 600 से ज़्यादा एक्टिव केस वाले 20 शहरों में फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। वहीं पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। यूपी सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश में दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर खोलने की अनुमति सप्ताह में 5 दिन होगी। वहीं शनिवार और रविवार को प्रदेश में पहले की तरह वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके अलावा जिन जिलों में कोरोना के सक्रिय केसेस की संख्या 600 से अधिक है, वहां पर फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी। उधर मध्य प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 1.8% पर पहुंच गया है। रिकवरी रेट करीब 95.5% पर पहुंच गया है। कई जिलों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है तो कहीं 1 जून से शुरू हो रही है। बात हरियाणा की करें तो हरियाणा सरकार ने एक बार फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। राज्य में अब 7 जून तक लॉकडाउन रहेगा। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी घोषणा की है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि दुकानें अब सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक चल सकती हैं। दुकानों को ऑड इवन फार्मूले पर खोला जाएगा। 15 जून तक शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रात का कर्फ्यू भी जारी रहेगा। उधर हिमाचल प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर में लागू किए कोरोना कर्फ्यू के बाद आज से अनलॉक 1 शुरू होने जा रहा है। अब प्रदेश में सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक 5 घंटे सभी दुकानें खुलेंगी। वहीं सरकारी दफ्तरों में भी 30% स्टाफ आएगा। दूध, ब्रेड, दवाओं आदि की दुकानें हमेशा की तरह शनिवार और रविवार को भी खोली जा सकेंगी। महाराष्ट्र में जारी लॉकडाउन को 15 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब यह 15 जून तक जारी रहेगा। जिलों के केस टैली के आधार पर कुछ छूट और प्रतिबंध लागू होंगे। और दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया को लेकर किस प्रकार की इस वक्त सूरत हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता गिरीश निशाना इस वक्त हमारे साथ में दिल्ली से जुड़ रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। गिरीश, अगर दिल्ली की बात की जाए तो जो एक अनलॉक की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, हालांकि छूट अभी लिमिटेड तरीके से दी गई, लेकिन जिस तरह से केसेस कम हो रहे हैं, उम्मीद बनती है कि धीरे धीरे ये रियायतें और जल्दी मिलना शुरू होंगी। जी बिल्कुल आरिंदर, आपने ठीक कहा, क्योंकि जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में देखा जाए तो पिछले 2 महीने से लगातार एक हफ्ते करके लॉकडाउन बढ़ रहा था, कर्फ्यू बढ़ाया जा रहा था। शुरुआती दौर में जरूर शनिवार इतवार को वीकेंड पे लगाया गया था कर्फ्यू, लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरह से मामले लगातार बढ़ते गए और 25,000 से ज़्यादा रोजाना मामले देखने को मिले देश की राजधानी दिल्ली में, वो एक चिंता का विषय बन गया था। उन्हें देखते हुए कहीं ना कहीं देश की राजधानी दिल्ली में लॉकडाउन लगाया गया। अभी फिलहाल की बात की जाए तो कल तक की अगर बात की जाए तो कल पिछले 24 घंटे में करीब 900 कुछ मामले ही कोरोना संक्रमित लोगों के सामने आए और करीब 75 लोगों की 24 घंटे में मौत हुई। तो ये आंकड़ा जरूर नीचे घट रहा है। लेकिन अगर इसकी बात की जाए, अनलॉक प्रक्रिया की बात की जाए आर्येंद्र, तो अनलॉक प्रक्रिया को लेकर शनिवार को डीडीएमए की बैठक हुई थी, जिसमें 2 एजेंडे रखे गए थे कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको खोला जाए और जहां कंस्ट्रक्शन चल रहा है उनको फिर से खोला जाए। लेकिन उसमें शर्तें लगाई गई हैं, क्योंकि आज से ये अनलॉक प्रक्रिया चालू हो गई है। हालांकि जो लॉकडाउन है वो 7 जून तक यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इसमें केवल फैक्ट्री और जहां निर्माण कार्य चल रहा है उनको छूट दी गई है। वहां पर मजदूर आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो भी कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो मालिक हैं उनके लिए उनके अपने मजदूरों के लिए ई पास बनवाएंगे। और खासतौर पर डीडीएमए की गाइडलाइन है कि वे सभी मजदूरों को एक साथ नहीं बुलाएंगे, अलग अलग समय के हिसाब से उनको बुलाएंगे ताकि एक जगह भीड़ इकट्ठा ना हो। खास तौर पर फैक्ट्रियां और जो इस तरह के निर्माण कार्यों की जो साइट्स हैं उनके लिए कहा गया है कि वहां पर सैनिटाइजर की व्यवस्था होनी चाहिए। तमाम जो भी मजदूर वहां पर काम करेंगे वो मास्क लगा के काम करेंगे और सामाजिक दूरी का पूरी तरह से पालन करेंगे। और इसके अलावा डीडीएमए ने खासतौर पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, डीएम कार्यालय हैं, उनको भी इंस्ट्रक्शन दी हैं कि वो रैंडम बेसिक पर जो है ये कोविड का टेस्ट भी जाकर करेंगे, क्योंकि जांच होती रहनी चाहिए लगातार, कहीं कोई पॉजिटिव व्यक्ति आकर काम तो नहीं कर रहा। ये तमाम चीजें जो हैं डीडीएमए ने अपनी गाइडलाइन में जारी की हैं।
और अभी फिलहाल जो दिल्ली के अंदर जो कर्फ्यू चल रहा था वो 7 जून तक लगातार जारी रहेगा। लेकिन अभी फिलहाल दो चीजों में जरूर राहत दी है। दिल्ली के अंदर खासतौर पर जो फैक्ट्रियां हैं, जो औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पर फैक्ट्रियां चल रही हैं, वहां पर काम हो सकता है। इसके जी। अलावा निर्माण कार्य जो चल रहे हैं वहां पर मजदूर काम कर सकते हैं, लेकिन वो बाउंड्री के अंदर होने चाहिए। और इसका पूरा ख्याल जो तमाम कोरोना की जो कोविड की जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोटोकॉल है, उनको नियमों का पालन करवाना मालिक और कॉन्ट्रैक्टर का मुख्य काम है। जी गिरीश, एक महत्वपूर्ण चीज जो कि एक व्यवहारिक पक्ष है वो ये कि जो भी मजदूर हैं उनका मूवमेंट के लिए जो ई पास है उसकी व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होगी, एक। और दूसरा ये कि अगर वो जा रहे हैं तो क्या वो जाने के लिए अपने वाहन या किसी प्रकार के साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको लेकर क्या स्पष्टता दे सकते हैं आप? देखिए, इसमें डीडीएमए ने साफ गाइडलाइन जारी की है कि जो इन फैक्ट्रियों में या जो निर्माण कार्य चल रहे हैं वहां पे जो काम करेंगे मजदूर, तो उनके ई पास बनाने की जिम्मेदारी जो होगी वो मालिक की होगी, कॉन्ट्रैक्टर की होगी, जो फैक्ट्री चला रहे हैं उन लोगों की होगी। तो उनको कहीं ना कहीं अपने जो डीएम कार्यालय के अंदर ई पास अप्लाई करना पड़ेगा। जनता संवाद पर जाकर ई पास के लिए अप्लाई करेंगे और वो सुनिश्चित करेंगे कि उनके जो मजदूर हैं उनके लिए ई पास बन गया है। और खास तौर पर वो ये भी बताएंगे कि वो ज्यादा भीड़ नहीं बुला रहे हैं, ज्यादा मजदूरों को एक साथ एक टाइम पर नहीं बुला रहे हैं, सभी को टाइम भी अलग अलग विभाजित करने के लिए खासतौर पर डीडीएमए ने कहा है कि जितने भी आप अपने यहाँ पर वर्कर्स को बुलाने वाले हैं उनका समय भी अलग अलग होना चाहिए, ताकि एक जगह लोग इकट्ठा ना हो। और ये इस तरह से तो कर्फ्यू का पास बनाया जाएगा, जो मालिक हैं वो इसका पास बनवा के देंगे मजदूरों के लिए। इस गाइडलाइन को सही से पालन किया जा रहा है कि लोग भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही है, मजदूरों की इस प्रकार का वहां क्राउडिंग नहीं हो रही, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी किसके ऊपर होगी गिरीश? ये जो पूरी जिम्मेदारी दी गई है वो जो डीएम, जो उस क्षेत्र का जो डीएम होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, जिला अधिकारी होगा, वो अपनी जो है टीम को भेजेगा। और समय समय पर खास तौर पर डीडीएमए ने कहा है कि कोविड की जो रैंडम टेस्टिंग है वो भी होनी चाहिए, ताकि पता चले कि कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति तो वहां पर काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से वो कोरोना और ज्यादा फैल जाए। इस पर खास तौर पर ध्यान दिया जाएगा और डीएम कार्यालय की ये पूरी तरह से जिम्मेदारी तय की गई है। गिरीश, जिस तरीके से दिल्ली ने एक बहुत बड़ी एक लहर देखी, हमने देखा कितने बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में केसेस आ रहे थे, उस लिहाज से अब काफी एक तरीके से कंट्रोल दिखाई पड़ रहा है। बाकी चीजों के अनलॉक होने के कितनी और उम्मीद है और किस तरीके से ये इस अनलॉक की प्रक्रिया को दिल्ली सरकार आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर आपकी कोई जानकारी सूत्रों के हवाले से? देखिए, अभी जो अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए, हालांकि 2 दिन पहले ऐसी खबर उड़ाई गई थी कि दुकानें खोली जा रही हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन आपको मैं बता दूं शनिवार को जो एजेंडा था डीडीएमए की मीटिंग के अंदर वो कहीं ऐसा कुछ नहीं था कि दुकानें भी खोली जाएंगी। उसमें सिर्फ 2 ही एजेंडे थे जिसके अंदर साफ किया गया था कि जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर और जहां पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनको खोलने के लिए उसके एजेंडे के अंदर रखा गया था। उसको डीडीएमए ने जो जिसके चेयरमैन खुद दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने उसके अंदर मंजूरी दी थी ताकि ये जो लोग हैं फिर से धीरे धीरे अपने काम पर लौट सकें। लेकिन उन्होंने हिदायतें भी साफ दी हैं कि जो डीएम कार्यालय है वो समय समय पर बीच बीच में रैंडम कोविड टेस्टिंग भी कराएगा। और खासतौर पर जो मालिक होंगे उसको ध्यान देना होगा कि जो तमाम जो उनके मजदूर हैं वो एक साथ एक जगह समय पर ना आए और उनको अलग अलग समय पर बुलाया जाए। खासतौर पर वो मास्क लगा के रखें और जो सामाजिक दूरी है उसका पालन करें। और इसके अलावा सैनिटाइज करने की जिम्मेदारी भी उन मालिकों को होगी, उन कॉन्ट्रैक्टर को होगी। गिरीश, एक चीज ये कि इस समय जब दूसरी लहर कंट्रोल होती काफी हद तक दिखाई पड़ रही है, ऐसे में अब संभावित और आशंका जिसके बारे में की जा रही है वो तीसरी लहर को लेकर है। तीसरी लहर की तैयारी को लेकर भी दिल्ली सरकार लगातार बयान देती रही है, लेकिन जमीन पे अभी क्या कुछ उसको लेकर काम होता दिखाई पड़ रहा है? क्या कुछ जानकारी आप साझा कर सकते हैं? देखिए, जमीनी हकीकत का अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कोई काम नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि अभी जब अगर सेकंड वेव की बात की जाए, दूसरी लहर की बात की जाए, तब भी दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार नहीं दिखाई दे रही थी। और उसमें यह देखने को मिला कि 25,000 से ज्यादा रोजाना लोग संक्रमित हो गए और काफी लोगों की ऐसे में जान चली गई। ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिली, जिसकी वजह से काफी लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी ये एक विपदा दिल्ली के अंदर आई थी। उसके लिए कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि दिल्ली सरकार पूरी तरह तैयार नहीं थी, तो ये बिल्कुल कहना गलत नहीं होगा। वाकई में ये सवाल जरूर खड़े करके गई है दूसरी लहर दिल्ली सरकार के ऊपर कि दिल्ली सरकार कितनी तैयार थी, क्योंकि जिस तरह से लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, लोगों को बेड की जरूरत पड़ी। हालांकि
वेबसाइट पे जरूर दिखाई देती थी कि यहाँ पर बेड खाली हैं, लेकिन जब वास्तव में जब मरीज अस्पताल पहुंचता था तो उनको बेड नहीं मिलता था, उनको खाली नहीं मिलता था। ये तमाम चीजें हैं जो ऐसी थी, ये बातें हैं जो सामने आई हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के ऊपर जी बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करके गई है। गिरीश, शुक्रिया इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए कि दिल्ली में किस प्रकार से अनलॉक की जो छोटी सी एक शुरुआत होने जा रही है वो आखिर किस तरीके से आगे बढ़ेगी। हम रुख करते हैं मुंबई का। हमारे सहयोगी संवाददाता शिशिर शेलार इस वक्त हमारे साथ में मुंबई से इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। शिशिर, क्या बड़ी वजहें रही कंट्रोल होते मामलों के बावजूद भी कि महाराष्ट्र सरकार ने अगले 15 दिनों तक लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला लिया है? वो जमीनी आधार या कहा जाए वो जमीनी जो आंकड़े हैं वो क्या है? बिल्कुल, देखिए अरुण, सबसे महत्वपूर्ण बात इस वक्त अगर आंकड़े देखें तो आंकड़े तकरीबन कल का आंकड़ा अगर देखा जाए तो 18,000 केसेस महाराष्ट्र में पाए गए हैं। हालांकि 18,000 भी एक बड़ा आंकड़ा माना जाता है, क्योंकि अगर इसकी कंपैरिजन करें हम पहली कोरोना वेव में, तब जो थे मैक्सिमम आंकड़े जब महाराष्ट्र में पाए गए थे वो तकरीबन 25,000 से लेकर 30,000 के बीच में थे। लेकिन जब कोरोना की दूसरी वेव आई तो हमने देखा यही आंकड़े बढ़कर तकरीबन 50,000 के ऊपर चले गए, 60,000 के ऊपर चले गए। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहती कि ये आंकड़े और ज्यादा बढ़े महज। हालांकि आंकड़े अब कम हो रहे हैं, 18,000 जैसे मैंने कहा कल का आंकड़ा था, ये आंकड़े और ज्यादा कम हो जाए इसीलिए सरकार ने जो है ये 15 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया। लेकिन इस 15 दिन के लॉकडाउन में अगर देखा जाए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है अरेंद्र कि इसको कहीं ना कहीं दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा ये कि जहां पर 10% पॉजिटिविटी अगर देखा जाए रेट होगा, या फिर 40% ऑक्सीजन बेड जहां पर ऑक्यूपाइड होंगे, मतलब जिन जगह पर जिन होंगे वहां की अगर बात करें तो वहां पर जो है कुछ ढिलाई सरकार की तरफ से दी गई है। मसलन हालांकि अब अगर देखा जाए तो 7 बजे, सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक सभी दुकानें शुरू थी, सभी, जिसमें हम बात करें इमरजेंसी जो सेवाएं थी उनकी दुकानें। लेकिन अब इन्हीं जगह पर जहां पर संख्या थोड़ी कम हो चुकी है, पॉजिटिविटी रेशो कम हो चुका है, वहां पर अब सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर के तकरीबन 2 बजे तक जो है दुकानें खुली रहेंगी। वही दूसरा जो भाग है उसमें कहा गया है कि जहां पर पॉजिटिविटी रेशियो की अगर बात करें तो वो 40 के ऊपर रहेगा या फिर 40 रहेगा, और जहां पर ऑक्सीजन बेड जो इस वक्त 75% भरे हुए हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में या फिर उन जगह पर जो है जिस प्रकार से पहले लॉकडाउन सरकार ने लगाया था, मतलब सुबह 7 बजे से 11 बजे तक ही सभी दुकानें शुरू रहेंगी, जो इसेंशियल सर्विसेज है वो शुरू रहेंगी। तो इस प्रकार से सरकार ने प्रावधान किए गए, ये पहला विषय। दूसरा विषय, सरकार ने ये कहा कि इस पूरे लॉकडाउन में अगर देखा जाए पूरे 50-55 दिन के अगर ये पूरा पीरियड देखा जाए तो सरकार ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की कोशिश की गई है। मुख्यमंत्री ने यह साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया है कि बात करें जिस प्रकार से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की किल्लत थी, महाराष्ट्र इस वक्त अगर देखा जाए 1200 मेट्रिक टन ऑक्सीजन को जो है प्रोड्यूस करता है, जबकि उसकी डिमांड तकरीबन 1700 मेट्रिक टन है। तो ऐसे में राज्य को सबसे ज्यादा जो है ऑक्सीजन खपत चाहिए और इसके लिए सरकार ने कई सारे प्रावधान किए। तो इन दिनों में सरकार ने कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर ध्यान दिया गया है। हालांकि अब चूंकि आंकड़े कम हो रहे तो ऐसे में ये दूसरी जो कोरोना की वेव थी उसको पूरी तरह से कंट्रोल में लाने के लिए सरकार को और प्रावधान करना है, और इसीलिए सरकार ने कहा एक नई मुहिम राज्य सरकार ने शुरू की है, जिसमें कहा गया है कि जो गांव है वो कोरोना मुक्त होने चाहिए, और इसीलिए सरकार ने ये कहा है कि गांव पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि इस दूसरी वेव में हमने देखा कि जो टीयर 2 सिटीज या फिर जो रिमोट एरियाज है, जो गांव के इलाके है, वहां पर कोरोना का फैलाव ज्यादा दिखाई दिया। अगर वो कोरोना का फैलाव कंट्रोल में आता है तो जाहिर सी बात है ये सभी आंकड़े सरकार के पूर्णतः नियंत्रण में होंगे। हालांकि इसके लिए कुछ देर और लग सकती है, और इसलिए 15 दिन का हालांकि हम देख पा रहे हैं कि लॉकडाउन सरकार ने बढ़ाया है, और 15 दिनों में हालांकि कुछ रियायतें जरूर दी है सरकार ने, लेकिन जहां पर रेट पॉजिटिव रेट ज्यादा है, जहां पर ज्यादा पेशेंट्स मिल रहे हैं, तो वहां पर सरकार ने जो है कोई रियायत नहीं दी है। जी शिशिर, अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे इलाके हैं महाराष्ट्र के लिहाज से जहां पे अभी भी ज्यादा पॉजिटिविटी रेट बनी हुई है? क्या वो शहरी इलाके हैं, क्या है वो ग्रामीण इलाके हैं, और किस तरीके से अब इस समय एक अप्रोच के साथ में महाराष्ट्र सरकार बढ़ती दिखाई पड़ रही है ताकि जो बढ़ता हुआ संक्रमण जो काफी हद तक कंट्रोल हुआ इसको और ज्यादा प्रभावी तरीके से कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल, देखिए जहां तक बात करें हम देखें तो ऐसे में शहरों में सबसे ज्यादा केसेस पाए गए हैं, लेकिन गांव की तरफ भी अगर देखेंगे हम, चाहे विदर्भ की बात करें, मराठवाड़ा की बात करें, पश्चिम महाराष्ट्र की बात करें, यहाँ पर जो है वहां पर भी सबसे ज्यादा कोरोना केसेस हालांकि इस दूसरे वेव में पाए गए थे। तो ऐसे में जहां तक बात करें जो शहर है, शहरों में अगर बात करें संसाधनों की कोई कमी नहीं है, तो ऐसे में वहां पर जो केसेस कम होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं गांव की बात करें तो शायद उसमें कुछ वक्त लग सकता है, तो इसलिए सरकार इस वक्त फोकस अपना जो है गांव की तरफ रुक कर रही है। जैसे मैंने कहा कि विदर्भ हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, मराठवाड़ा हो, इन जैसे इलाकों में जो है सरकार जो रिमोट एरियाज है वहां पर इस वक्त फोकस करके
वहां पर उनको किस प्रकार से अच्छी ट्रीटमेंट मिले, और बड़ा ध्यान है। और इसीलिए जी अब जो हम कह सकते हैं कि फोकस अब जो सरकार का रुख है वो कहीं ना कहीं गांव की तरफ भी है। जी शुक्रिया शिशिर, फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुंबई से महाराष्ट्र को लेकर आप जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। अब रुख करते हैं शिमला का। हमारी सहयोगी नंदिनी मित्तल इस वक्त हमारे साथ में शिमला से जुड़ रही हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में किस तरीके के इस समय सूरत हालात हैं कोविड को लेकर, उस विषय पे नंदिनी अगर बात की जाए हिमाचल की, तो क्या कुछ सरकार ने अभी तय किया हुआ है लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर, और किस प्रकार की रियायतें फिलहाल अभी देने की स्थिति में सरकार दिखाई पड़ रही है? अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो एक समय ऐसा आ गया था 15 दिन पहले कि छोटे जैसे राज्य में 3000 से ज्यादा कोरोना मरीज हर रोज आ रहे थे। ये एक आंकड़ा इसलिए महत्वपूर्ण है हिमाचल के लिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में शहरी इलाका बहुत कम है, बहुत दूर दराज का इलाका है। ऐसे में यदि कोरोना गांव तक फैलता है तो कोरोना मरीज को अस्पताल में आपातकालीन स्थिति में लाना बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। लेकिन हमें कहा जाए तो प्रशासनिक जो तरीके थे, जो उनका प्रयास था, उसकी सराहना करनी पड़ेगी कि प्रशासनिक अधिकारी गांव-गांव तक पहुंचे और उन्होंने कोरोना मरीजों से संपर्क किया, जिनको जरूरत थी उनको अस्पताल में लेकर आए और वहीं पर उनको क्वारंटाइन किया। और आज स्थिति ऐसी है कि कल की अगर बात की जाए तो केवल 800 मरीज जो हैं कोरोना पॉजिटिव के पाए गए हैं। स्थिति सुधरते ही हिमाचल प्रदेश में अनलॉक शुरू हो गया है कहा जाए तो एक बार फिर से चीजें खुलने लगी है। आज सरकारी जो दफ्तर थे वहाँ 30% हाजिरी रही। इसके अलावा जो दुकानें हैं वो उनको खोल दिया गया है 5 घंटे के लिए। हफ्ते में अगर बात की जाए तो शनिवार और इतवार को छोड़ दिया जाए तो बाकी दिनों 5 घंटे के लिए दुकानों को खोलने की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा सिवाय दुकानों के, परिवहन के और सरकारी जो कार्यालय हैं उनके बंद होने के अलावा पर्यटन गतिविधियां बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारा कंस्ट्रक्शन जो का काम है वो चालू है। इसके अलावा अगर बात की जाए कंस्ट्रक्शन के काम के अलावा जो एग्रीकल्चर का काम है वहाँ काम चल रहा है। ये सारा सरकार के प्रयासों से संभव हो पाया, जिन्होंने ये सोच रखी कि इस बार श्रमिकों को वापस नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन अगर हम कार्यालयों में उपस्थिति की बात करें तो अभी भी समस्या है क्योंकि बसें नहीं चल रही हैं। एकमात्र साधन है हिमाचल प्रदेश में कार्यालय तक पहुंचने का। और देखते हैं कि 5 तारीख को जो मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है उस पर सरकार बसें चलाने पर क्या फैसला लेती है। जी शुक्रिया नंदिनी, फिलहाल इस बातचीत और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए शिमला से आप जुड़ी और आपने हिमाचल को लेकर किस प्रकार से सरकार ने फैसला किया उस बारे में जानकारी दी। वहीं भारत सरकार को विभिन्न देशों और संगठनों से कोविड-19 के राहत, चिकित्सा आपूर्तियों और उपकरणों का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग मिल रहा है। इन्हें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल वितरित भी किया जा रहा है। अब तक कुल मिलाकर 18,265 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 19,085 ऑक्सीजन सिलेंडर, 19 ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, 15,256 वेंटिलेटर VIPAP और 7.7 लाख रेमडेसिविर की शीशियां, 12 लाख फेविपिराविर टैबलेट को सड़क और वायु मार्ग के माध्यम से तमाम राज्यों तक पहुंचाया गया है। भारतीय रेल सभी बाधाओं को पार करते हुए तथा नए समाधान निकालकर देश के विभिन्न राज्यों में तरल मेडिकल ऑक्सीजन पहुंचाने के काम को जारी रखे हुए है। इसी कड़ी में गुजरात के हापा से 7 टैंकरों में 129 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन लेकर एक और ऑक्सीजन एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची है। यह ऑक्सीजन कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं गुजरात के कनालुस में 10वीं ऑक्सीजन एक्सप्रेस 4 कंटेनर टैंकरों में 70.06 टन MLO के साथ आंध्र प्रदेश पहुंची है। बात अरुणाचल प्रदेश की करते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लोगों में सामुदायिक भावना हमेशा से मजबूत रही है। राज्य के लोअर दिबांग वैली जिले के कोरोनू गांव में एक बार फिर से इसकी मिसाल देखने को मिली है। दरअसल कोरोनू गांव में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या में बढ़ोतरी से चिंतित ग्रामीणों ने आपस में विचार विमर्श कर गांव में बीते 28 मई से लॉकडाउन लगा दिया। और अच्छी बात यह है कि गांव के लोग इस लॉकडाउन का गंभीरतापूर्वक पालन भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता प्रेम मिखू और
प्रियभांशु रंजन को कोरोना विलेज यूथ एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अचोपुलू ने बताया कि गांव में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन का ग्रामीणों द्वारा पालन किया जा रहा है और उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत होने पर वॉलेंटियर्स कोविड एसओपी पर अमल करते हुए उनकी मदद कर रहे हैं। वहीं कोरोनू गांव की ही रहने वाली बोगी मैना ने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के लिए यह गांव के युवाओं और जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करती हैं और अन्य गांवों को भी ऐसे ही कदम उठाने चाहिए जिससे कोरोना महामारी पर प्रभावी नियंत्रण कायम किया जा सके। हिमाचल प्रदेश के मंडी में करसोग की अति दुर्गम पंचायतों में वैक्सीनेशन करने के लिए हेल्थ विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। शुक्रवार को वहां दूर दराज की सरयेतोला पंचायत में चलते फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। रोड साइड से 5 से 6 किलोमीटर दूर इस कठिन क्षेत्र में हेल्थ विभाग की टीम जान हथेली पर लेकर पहुंची और यहां पंचायत भवन में चलने फिरने में असमर्थ बुजुर्गों को टीका लगाया गया। आज़ादी के 7 दशक बाद भी अभी तक सरतेयोला पंचायत सड़क सुविधा से नहीं जुड़ सकी है। अति दुर्गम इस पंचायत मुख्यालय तक हेल्थ विभाग की टीम को खतरनाक रास्ते से होकर बहुत मुश्किल से वैक्सीन लगाने के लिए पहुंचना पड़ा। वहां तक कि एक जगह पर तो हेल्थ विभाग की टीम को जेसीबी की बकेट में बैठकर रास्ता पार करना पड़ा। स्वास्थ्य विभाग ने कठिन भौगोलिक स्थिति को देखते हुए सरतेयोलोया पंचायत के बुजुर्गों को पंचायत में टीकाकरण का निर्णय लिया। इसके लिए स्थानीय प्रधान तिलक वर्मा ने बीएमओ करसोग सहित हेल्थ विभाग की टीम का आभार प्रकट किया। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आज अपना फैसला सुनाया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ी राहत देते हुए कहा है कि प्रोजेक्ट पर काम चलता रहेगा और रोक वाली याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि यह राष्ट्रीय महत्वता से जुड़ा बेहद ज़रूरी प्रोजेक्ट है, इसे अलग रखकर नहीं देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है। याचिकाकर्ता ने कोरोना महामारी को आधार बनाकर रोक लगाने की मांग याचिका में की थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने नए आईटी नियमों का पालन करने के लिए ट्विटर पर दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली याचिका पर ट्विटर से जवाब मांगा है। ट्विटर ने हाई कोर्ट को बताया है कि उसने शिकायत के लिए अधिकारी को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने नोटिस जारी किया है और मामले को आगे की सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी। भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश में जिला बिलासपुर और हमीरपुर में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र का शिलान्यास किया। इसके साथ ही हिमाचल के लिए मेडिकल उपकरण व सहायता सामग्री भी भेजी जा रही है। बीजेपी नेता और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी इस मौके पर मौजूद थे। उसमें हिमाचल वासियों के लिए 108 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 100 ऑक्सीजन सिलेंडर, 3000 N95 मास्क जैसी उपयोगी सामग्री सम्मिलित है। इस खेप में पहुंचने वाली ये सामग्री लगभग 700 बेडों को तुरंत प्रभाव से ऑक्सीजन सप्लाई देना शुरू कर देगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि ये आपदा का समय है और इसकी वजह से वर्ष को सेवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया है कि आपदा के इस वक्त में उनकी पार्टी ना ही जश्न मनाएगी और ना ही किसी तरह का जुलूस करेगी। उन्होंने खुशी जताई कि 1 लाख गांव में करोड़ों बीजेपी के कार्यकर्ता जुटकर सेवा कर रहे हैं और जरूरतमंदों के लिए 50,000 ब्लड यूनिट इकट्ठा करने की भी दिशा में अग्रसर है। हम इस वर्ष को सेवा दिवस के रूप में मनाएंगे क्योंकि आपदा का समय है, संक्रमण का समय है। हम लोग कोई जश्न जुलूस नहीं निकालेंगे और हम इस तरीके का कार्यक्रम न करते हुए सेवा ही संगठन इसको अपना लक्ष्य मानते हुए सेवा दिवस मनाएंगे। हमने तय किया था कि हम 1 लाख गांव में करोड़ों कार्यकर्ता हमारे जुटेंगे और वहां सेवा का कार्य करेंगे, भोजन का वितरण करेंगे, अन्य कार्य करेंगे। मेरे पास अभी तक 20 राज्यों की रिपोर्ट्स आई हैं, बाकी आज दोपहर बाद तक सारी रिपोर्ट्स आ जाएंगी। लेकिन हमने इन 20 राज्यों में ही 1 लाख से ज़्यादा गांवों को करोड़ों कार्यकर्ताओं ने विकास की दृष्टि से और उनके सेवा की दृष्टि से उससे जुड़े हैं। ये रिपोर्ट हमारे पास आई है। उसी तरीके से हमने तय किया था
कि 50,000 हम ब्लड यूनिट्स इकट्ठा करेंगे 3 दिनों में, 28, 29 और 30। मुझे खुशी है कि हम उस टारगेट के नज़दीक पहुंच गए हैं और बहुत जल्द जब सारी रिपोर्ट इकट्ठी होगी तो हम उसको भी टारगेट को क्रॉस कर जाएंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। तंबाकू का सेवन कई रूप में किया जाता है। तंबाकू खाने और धूम्रपान करने वालों को कोविड संबंधित जटिलताओं का खतरा बना रहता है। आइए समझते हैं कि तंबाकू छोड़ने के क्या हैं उपाय। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। मुख्य उद्देश्य है तंबाकू से होने वाले हानिकारक और दुष्प्रभावों के विषय में सभी को जागरूक करना और लोगों को ये जानकारी देना कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में न किया जाए। 10 से ज़्यादा कैंसर हैं जो डायरेक्टली स्मोकिंग से लिंक्ड है, चाहे वो फेफड़े का कैंसर हो, खाने की नाली का कैंसर हो, पैनक्रियाटिक कैंसर हो, यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो, क्योंकि जो धूम्रपान करके जो टॉक्सिक चीज़ें हैं वो आपके यूरिन के रास्ते बाहर जाती हैं तो ब्लैडर में इकट्ठी रहती हैं, तो ब्लैडर का कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कई कैंसर बढ़ जाते हैं। मुंह का कैंसर है, ओरल कैंसर है, उसके अलावा फेफड़े ख़राब हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और कई हमारे मरीज़ हैं जो ये कहते हैं कि अगर मुझे पहले पता होता 20 साल पहले कि मेरे इतने बुरे हाल होने वाले हैं तो मैं कभी सिगरेट बीड़ी नहीं पीता। तंबाकू के सेवन से हर वर्ष विश्व भर में लगभग 8 मिलियन लोगों की मृत्यु हो जाती है और लगभग 1 मिलियन लोगों की मृत्यु सेकेंड हैंड स्मोकिंग की वजह से होती है। धूम्रपान करने से तपेदिक यानी टीबी और कई तरह की श्वसन संबंधी समस्याओं की संभावना बढ़ती है और रेस्पिरेटरी फेलियर होने का खतरा बढ़ जाता है। आप डेट तय कर लें कि आप इस डेट पे आप स्मोकिंग बंद करेंगे। उससे हफ्ता पहले सारे फैमिली मेम्बर्स, आपके फ्रेंड्स आपकी हेल्प करें कि घर में कोई सिगरेट वगैरह ना हो, सपोर्ट ना करें। कई दफ़ा ये होता है कि इंसान छोड़ना चाहता है लेकिन उसके दोस्त ही उसको एक सिगरेट दे देते हैं, तो उस टाइप का एटीट्यूड ना हो। और यूजली कुछ हद तक विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, इसलिए निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी है जिसकी तरह से च्युइंगम हमारे देश में अवेलेबल है कि जब भी आपको चाहत हुई सिगरेट बीड़ी पीने की तो आपने च्युइंगम अपने मुंह में एक रख लिया और उसको थोड़ा चबाते रहे तो वो जो डिज़ायर टू स्मोक है वो कम हो जाएगी। तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू, लेकिन ये है कि इसके कई सपोर्टिव मेजर्स हैं और अगर कोई इंसान चाहे तो सिगरेट छोड़ सकता है, बीड़ी छोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें एक विल पावर और चाहत होनी चाहिए। अपने फेफड़ों के स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि तंबाकू का सेवन किसी भी रूप में न किया जाए। इसलिए तंबाकू छोड़ें और अपना स्वास्थ्य चुनें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज़। और जैसा कि हमने बताया कि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है। हर वर्ष 31 मई को तंबाकू से होने वाले नुकसान और मौतों को देखते हुए लोगों को शिक्षित करने और जागरूकता पैदा करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार के तमाम प्रयासों की वजह से आज भारत में तंबाकू का सेवन करने वाले लोगों की संख्या में तेजी से कमी आई है। साथ ही सरकार धूम्रपान छोड़ने वालों के लिए क्विट लाइन सर्विस भी मुहैया करा रही है। ये देखा गया है कि जो टोबैको यूज़र्स हैं उनकी संख्या के अंदर 6% की कमी आई है। 34.6% से लेकर अब वो 28.6% तक वो संख्या आई है जो लास्ट ऑन रिकॉर्ड स्टडी भारत के पास अवेलेबल है। और ये भारत सरकार के लगातार तंबाकू निषेध के संदर्भ में जो आंदोलन विकसित किया जा रहा है उसके संदर्भ में है। भारत सरकार ने तंबाकू छोड़ने वाले लोगों को सहायता करने के लिए क्विट लाइन सर्विसेज, इनकी सुविधा देशवासियों के लिए उपलब्ध करा रखी है। और जब इसके आंकड़ों को भी मैं अध्ययन करता हूं तो ध्यान में आता है कि जहां इनके ऊपर एक महीने में कुछ समय पहले 20,000 के लगभग कॉल्स आती थी, वहां आज हमारी 2.5 लाख से ज़्यादा कॉल्स क्विट लाइन सर्विसेज के ऊपर आती हैं। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वह 2 दिनों में 12वीं की सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड परीक्षा आयोजित करने या रद्द करने पर अंतिम फैसला लेगी।
केंद्र ने अदालत के सामने अपना फैसला रखने के लिए गुरुवार तक का समय मांगा है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को सूचित किया है कि फैसला लेने के लिए एक बैठक बुलाई गई है। न्यायमूर्ति AM खानविलकर ने कहा कि सरकार उचित फैसला ले सकती है, लेकिन याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले साल की नीति का पालन किया जाना चाहिए और अगर सरकार उस नीति से पीछे हटती है तो उसे इसका कारण बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित कर दी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है आज के व्यापार जगत की खबरों में बड़ी खबरें। कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के कारण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों में हुए व्यवधानों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के दायरे को और बढ़ा दिया है। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 3.0 के तहत पात्रता के लिए 500 करोड़ रुपए के ऋण बकाये की वर्तमान सीमा को हटाया जाएगा, बशर्ते प्रत्येक उधार लेने वाले को अधिकतम अतिरिक्त आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना सहायता 40% या 200 करोड़ रुपए इनमें से जो भी कम हो तक सीमित हो। आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना 3.0 के तहत नागरिक उड्डयन क्षेत्र पात्र होगा। इस पर नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि अनुसूचित और गैर अनुसूचित एयरलाइंस, चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर, एयर एम्बुलेंस और हवाई अड्डे आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत अतिरिक्त धन सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। वहीं अपने दूसरे ट्वीट में नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा है कि नागरिक उड्डयन संस्थान 6 साल तक की अवधि के साथ पूरी तरह से सरकार द्वारा गारंटीकृत वित्तीय सहायता के माध्यम से बैंकों और वित्तीय संस्थानों से अपने कार्यशील पूंजी, सावधि ऋण और अतिरिक्त सावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में संचालन संबंधी विस्तृत दिशा निर्देश राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा अलग से जारी किए जा रहे हैं। और फिलहाल यहाँ पर मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। कुछ और ताज़ा तरीन खबरों की ओर रुख करते हैं और बात जम्मू कश्मीर से। कश्मीर में आतंकियों ने सोमवार को नापाक हरकत की है। पंचगांव इलाके में IED प्लांट की गई है, जिसका पता चलते ही इसे निष्क्रिय करने के लिए बम निरोधक दस्ता इलाके में भेजा गया है, जिसके सफलतापूर्वक IED को निष्क्रिय कर दिया गया। इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता सलमान काजी से। सलमान, क्या है पूरी खबर, थोड़ा जानकारी दें इस बारे में। जी, ये सिक्योरिटी फोर्सेस को इनपुट्स मिले कि एक IED प्लांट की गई है। लिंक रोड है ये, जो रेलवे लाइन के साथ लिंक करता है, एक डोगरीपुरा विलेज है वहां से उसको, तो वहां पे एक IED प्लांट की गई थी और सिक्योरिटी फोर्सेस के पास इनपुट थे, तो उन्होंने वहां पे वो सिक्योरिटी फोर्सेस की ज्वाइंट टीम गई वहां पे, पुलिस थी, CRPF और आर्मी, और उन्होंने इसको डिफ्यूज किया। और उसके अलावा इस सिलसिले में उन्होंने वहां पे FIR भी दर्ज किया और इन्वेस्टिगेशन की कैसे हुआ है और इसके पीछे कौन लोग हैं। सलमान, शुक्रिया फिलहाल इस बातचीत और इस खबर के बारे में जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खेल जगत में क्या है आज और इस वक्त की बड़ी खबरें। और खेल प्राइम की खबरों को लेकर हमारे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी गौरव। गौरव, अगर खेल के मैदान की बात की जाए तो कौन सी बड़ी खबरें हैं आज आपके पिटारे में? शुक्रिया आरिद। और खेल की खबरों की अगर शुरुआत करें तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे बॉक्सिंग से, जहां बहुत अच्छी खबर देखने को मिली। भारत की पूजा रानी दुबई में चल रहे एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अपना खिताब बचाने में सफल रही हैं, जबकि MC मैरी कॉम सहित 3 अन्य महिला बॉक्सरों ने सिल्वर मेडल जीते।
पूजा ने रविवार को दुबई में जारी 2021 ASBC एशियाई महिला एवं पुरुष मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 75 किलोग्राम के फाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की मावलूदा मोल्दोनोवा को एक तरफा अंदाज में हराते हुए भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। साल 2019 में खिताब जीतने वाली ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी पूजा रानी ने मोल्दोनोवा को 5-0 से हराया। वहीं 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन MC मैरी कॉम को रविवार के दिन एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निराशा हाथ लगी। उन्हें 51 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान की नाजिम किजाइवे ने हार मिली और सिल्वर मेडल से ही मैरी कॉम को संतोष करना पड़ा। बात कर लेते साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन की। साल के दूसरे ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन के पहले ही दिन पुरुष वर्ग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जब 2 बार के फाइनलिस्ट और चौथी वरीयता प्राप्त ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम को अनुभवी स्पेन के पाब्लो एंडुजार के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। एंडुजार ने डोमिनिक थीम को 5 सेट तक चले मुकाबले में 4-6, 5-7, 6-3, 6-4 और 6-4 से हराया। वहीं यूनान के स्टेफनोस सित्सिपास ने पहले दौर की बाधा को पार किया। उन्होंने फ्रांस के जेरेमी चार्डी को 7-6, 6-3 और 6-1 से हराया। पहले सेट को टाई ब्रेकर तक लेने के बाद दूसरे सेट और तीसरे सेट में जेरेमी चार्डी सित्सिपास के सामने कुछ खास चुनौती पेश नहीं कर सके और बाकी के दोनों सेट भी हारकर प्रतियोगिता से बाहर हो गए। जापान के केई निशिकोरी ने दूसरे दौर में प्रवेश कर लिया है। उन्होंने पहले दौर के मुकाबले में क्वालिफायर इटली के अलेसांद्रो गियानेसी को 5 सेट तक चले संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-4, 6-7, 6-3, 4-6 और 6-4 से हराया। वहीं बात अगर महिला एकल वर्ग की करें तो पूर्व नंबर 1 एंजेलिक कर्बर को लगातार तीसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम के पहले दौर में हार कर बाहर होना पड़ा। 26वीं वरीयता प्राप्त एंजेलिक कर्बर को यूक्रेन की क्वालिफायर एनहेलिना कालिनिना ने 6-2, 6-4 से शिकस्त दी। हालांकि बेलारूस की विक्टोरिया अजारेंका पहले दौर के मैच को जीतने में सफल रहीं। उन्होंने 2009 की फ्रेंच ओपन विजेता स्वेतलाना कुद्नेत्सोवा को 6-4, 2-6, 6-3 से हराकर दूसरे दौर में प्रवेश किया। पहला सेट हारने के बाद कुद्नेत्सोवा ने दूसरे सेट में वापसी कर मैच को रोमांचक बना दिया, लेकिन तीसरे सेट में वे अजारेंका के शानदार फोरहैंड के सामने टिक नहीं पाई और मुकाबला गंवा बैठी। तो सीधे आपको इस वक्त ले चलते हैं, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे हैं। डिस्कोर्स में झूठे इल्जाम, अब मैं आपको बताऊं, अब ये कहा जा रहा था कि ये जो है प्रोजेक्ट जो है ये एक वैनिटी प्रोजेक्ट है और वैनिटी प्रोजेक्ट का मतलब ये है कि इसकी जरूरत नहीं है। और महामारी के दौरान आप इतना 20,000 करोड़ खर्च कर रहे हैं, एक वो आंकड़ा मैंने देखा, कहीं और कहा कि 13,400 का एक मोदी महल बनाया जा रहा है। अरे भाई साहब, ये फिगर्स कहां से आ रहे हैं? और सेंट्रल विस्टा और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू में का उनमें अंतर जो है वो भी नहीं मालूम। द टू आर बीइंग फ्रीली इंटरचेंज्ड। पहली बात तो यह है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें अगले 250-300 वर्ष के लिए हमें भारत सरकार का गवर्नेंस आर्किटेक्चर जो है उसके बनाने की हमारे पास एक ब्रॉड प्लान है। ये प्रोजेक्ट ना अभी शुरू हुआ है, ना अभी कंसेप्चुअलाइज हुआ है। मैं आपको इसका 2 उदाहरण देता हूं। जो हमारी पार्लियामेंट बिल्डिंग है, ये कुछ 100 वर्ष पहले बनाई गई थी, नॉट फॉर द लेजिस्लेचर ऑफ एन इंडिपेंडेंट कंट्री। उस समय हमारे जो जिनकी हुकूमत थी उस समय एक स्वतंत्र भारत के वो बात करने को तैयार नहीं थे। बाकी भी जो बिल्डिंग्स हैं, राष्ट्रपति भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, पार्लियामेंट, बाकी जो हेरिटेज बिल्डिंग है, हम शुरू से ये स्पष्ट करते आ रहे हैं कि नन ऑफ दीज बिल्डिंग्स विल बी टच्ड। जो हिस्टोरिक
cultural, iconic buildings है, they will remain exactly as they are. तो कॉस्ट पे मैं आपको बताना चाहता हूं, इसमें इन्होंने बोला कि पता नहीं कितने हजार करोड़ एक किसी का आवास बनाने में लग रहे हैं, किसी ने कुछ बोला. इस समय 2 projects are under implementation and those are the new Parliament building और Central Vista Avenue. Central Vista Avenue और राजपथ, उसकी broadening. ये क्यों प्रायोरिटी बेसिस पे ये 2 सेगमेंट्स पे हम काम कर रहे हैं? क्योंकि 2022 में 75th एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, we had always planned कि these will be held in the new Parliament building. और ये बातचीत कब शुरू हुई थी? मैं आपको याद दिलवाना चाहता हूं कि 2012 में जब मीरा कुमार जी ऑनरेबल स्पीकर थी लोकसभा की, तो उनके एक ओएसडी थे जिन्होंने हाउसिंग मिनिस्ट्री के सचिव को एक पत्र लिखा था जिसमें ये स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एक डिसीजन ले लिया गया है दैट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग शुड बी बिल्ट. और अभी जो फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करते हैं हमारे ही पॉलिटिकल एक कॉलीग है, मैं एडवर्सरी तो नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि ऐसे शब्द हमें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, पर अपनी बातों से कभी कभी वो लगते हैं, जिन्होंने 2012 में एक आर्टिकल लिखा था हिंदू न्यूज़पेपर में, जयराम रमेश जी, और उनकी जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है वो भी मैं आपको जरा पढ़ के सुना दूं. We badly need a new parliament building. This one simply isn't functional and is outdated. ये 2012 का जयराम जी का एक आर्टिकल है. स्पीकर के ओएसडी ने एक पत्र लिखा हमारे मंत्रालय के सचिव को कि एक डिसीजन हो गया, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाए. इसको रीएनफोर्स किया लोकसभा के ऑनरेबल स्पीकर ने, राज्यसभा के ऑनरेबल प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, और इस पे जो काम है महामारी के बहुत पहले ही फैसला ले लिया था, कर लिया था. और ये क्यों जरूरी है पार्लियामेंट का की नई बिल्डिंग बनानी? इसलिए कि पहले नई पार्लियामेंट, जहां पे पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेस्मिक जोन 2 में आती थी, ईश्वर ना करे अगर इफ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेमर, तो अब ये बिल्डिंग सेस्मिक जोन 4 में है. भारत की जनसंख्या जब 1920 में इस बिल्डिंग पे काम शुरू हुआ था, उस समय क्या थी मुझे तो याद नहीं 1920 में क्या थी, पर मैं बता सकता हूं 1947 में व्हेन वी बिकेम एन इंडिपेंडेंट कंट्री, हमारी आबादी जनसंख्या कोई 350 मिलियन के करीब थी. और जो पार्लियामेंट बिल्डिंग होती है उसमें यू नीड स्पेस. जो पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो वहां पे बैठ सके. जो पार्लियामेंट की बाकी एक्टिविटीज हैं, जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट के लिए जगह है. तो पिछले 20 साल से मैं समझता हूं, 2008 से भी मैंने कुछ कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ी है, जब माननीय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे उस समय से यह मांग की जा रही है. और 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी, यह बिल्कुल फॉर्मल प्रपोजल था और एक डिसीजन लिया गया था स्पीकर से. अभी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में यह स्थिति है कि अंदर में उसकी, आपने पिछली बारी जब हमने प्रेजेंटेशन किए थे, शायद आपके सामने, आप में से कई होंगे हमारे बीच, कहां से तारे निकल रही हैं अंदर से बिल्डिंग में. जो स्थिति है, इट इज बियॉन्ड रिडेम्पशन. सो एक डिसीजन वाज टेकन टू कंस्ट्रक्ट अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. और इसका क्या एस्टिमेटेड कॉस्ट है? जब हमने इसका टेंडर फ्लोट किया, वो आया करीब 900 करोड़. 800
62 करोड़, 862 करोड़। और ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जिस पे काम हो रहा है, ये था कोई 400 प्लस करोड़, 477 करोड़। तो टोटल खर्चे की बात है यहां पे 1300 करोड़ के आसपास की। और इसमें रिलेशनशिप क्या है विद द पेंडेमिक? 20,000 करोड़ का खर्चा आप महामारी के दौरान कर रहे हैं, इस पैसे को आप लगाइए वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे। वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे भी आई एम क्वाइट हैप्पी टू आंसर क्वेश्चन। 35,000 करोड़ केंद्रीय सरकार ने वैक्सीनेशन प्लान के लिए एलोकेट किया है, और मैंने आज तक कहीं से नहीं सुना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई बार इस पे पर्सनल मीटिंग्स ली हैं, और कोई पैसे की कमी होगी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए तो देयर इज एनफ मनी।